जय भारत, कैसे हो। हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कवर कर चुके हैं और उसमें सारे जो बेसिक टर्म्स है वो डिफाइन कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं कुछ उसके प्रॉब्लम्स और आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुज एसिम्पटोट्स आर x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5 एंड पासिंग थ्रू 5,8। एक कोई हाइपरबोला है, वो पास कर रहा है 7,8 से, और जिसके ये सिम्पटोट्स है x इक्वल्स 3 और y इक्वल्स टू 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे। पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स निकालेंगे। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट ये निकाल देंगे। कैसे निकालने वाले हैं, ये निकालने वाले हैं x माइनस 3, ये पहला एसिम्पटोट हो गया, और दूसरा जो एसिम्पटोट है y माइनस 5 ये हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0। ये जो है ये हो गया कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, सही है ना। अच्छा, यहाँ से अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब हाइपरबोला का अगर इक्वेशन निकालना है तो हमने पहले ही बोल दिया है कि जो इक्वेशन होता है हाइपरबोला का, इक्वेशन होता है एसिम्पटोट का, इक्वेशन होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला का, उसमें सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, बाकी सब जैसे वैसे होता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो होगा x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 5 और प्लस कुछ कांस्टेंट ऐड कर लेता हूँ और इक्वल 0 कर लेता हूँ मैं। ये सही है क्या। अब ये जो इक्वेशन होगा वो हाइपरबोला का होगा। अब यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हाइपरबोला पास कर रहा है कहाँ से, 7,8 से, तो 7,8 इसके अंदर रख देंगे, वहाँ से कांस्टेंट निकल जाएगा। तो 7,8 रख दिया इसके अंदर, तो 7 जब रख देंगे यहाँ पर, तो 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4, और 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, और प्लस हो जाएगा k और इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया देख लो ये, तो ये शायद हो गया k की वैल्यू मिल गई मुझे कितना, -12। तो k की वैल्यू जो है यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे तो अपने को मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो कितना इक्वेशन निकलेगा देख लो, तो x माइनस 3 इंटू वाई माइनस हो जाएगा 5 और प्लस k के बदले कितना आएगा -12, और इक्वल्स कितना आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है वैसे, एक्स स्क्वायर नहीं, तो सॉल्व कर लो कितना हो गया ये, एक्स वाई माइनस 5x माइनस 3y, और हो जाए कितना ये 15 माइनस 12, और होगा इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया एक्स वाई माइनस 5x माइनस 3y, और इधर से कितना आ जाएगा +3 और इक्वल्स टू 0। ये होगा हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या ऐसा, तो +3 वाला ऑप्शन हमारा होना चाहिए, दोनों भी निगेटिव वाला है। तो दोनों भी निगेटिव मतलब ये वाला हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाना चाहिए। अच्छा, एक बात समझ लो, हमने यहाँ पे ये कांस्टेंट को उड़ाया नहीं है, डायरेक्ट हमने दूसरा कांस्टेंट ऐड कर लिया के। ये भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को प्रोडक्ट कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो कांस्टेंट आएगा उसको उड़ा के डायरेक्ट दूसरा कांस्टेंट भी ले सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस दोनों का भी प्रोडक्ट कर लो पहले। तो ये इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट पहले निकाल लो अच्छे से, कितना हो जाएगा ये हो रहा है एक्स वाई, फिर आएगा 5x, और आएगा कितना, और आएगा 3y, और कांस्टेंट आ जाएगा कितना, माइनस प्लस, और होगा 15 और इक्वल 0। ये हो गया किसका इक्वेशन, ये हो गया एसिम्पटोट का इक्वेशन। अगर मुझे हाइपरबोला का इक्वेशन चाहिए, हाइपरबोला का अगर इक्वेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस कांस्टेंट के बदले कोई दूसरा कांस्टेंट लिख दूंगा। तो कैसे लिखूंगा, तो एक्स वाई माइनस ये होगा 5x माइनस हो जाएगा 3y, और यहाँ पे कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा, और उसको हम लोग बोल देंगे 0। अब इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने दे दिया है कंडीशन कि 7,8 से पास कर रहा है हाइपरबोला, तो रख देते हैं इसके अंदर। तो कितना आएगा, 7 × 8 56 होगा शायद, ओके, और कितना आएगा, ये हो जाएगा 35, और हो जाएगा कितना 8 × 24, तो 24, प्लस हो जाएगा कितना k इक्वल्स टू 0। तो बस यहाँ से के निकाल दो, कितना रहा देख लो, ये हो जाएगा कितना, ये 56 का 56 माइनस ये 4, और ये हो जाएगा शायद 9,
और हो जाएगा शायद ये 59 होगा, प्लस हो जाएगा k और इक्वल 0, तो k की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये हो जाएगा 56 माइनस 59 मतलब हो जाएगा -3, और -3 हो जाएगी उधर जाके +3 हो जाएगा, k की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पे मैंने अगर k की वैल्यू कितना रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, तो जो इक्वेशन कन्वर्ट होगा हमारा किस में हो जाएगा, हाइपरबोला के अंदर हो जाएगा। तो xy माइनस 5x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल 0, यही इक्वेशन होगा, बराबर है क्या। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो नंबर्स है ना थोड़े बड़े आ गए, है ना, मतलब कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा वैसे, उसकी बात है ही नहीं। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा कि शायद ये दोनों का प्रोडक्ट हो, ये जो है ना नंबर डायरेक्ट एक ही बार रख देना अपने को यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो एक ही बार कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे बार बार अपने को x एंड y की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। तो जब ये सिम्प्लिफ्ट के अगर सेपरेट इक्वेशन दे दिया है तो हम लोग डायरेक्ट सेपरेट इक्वेशन ऐसा लिख देंगे, एक कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे और यहीं से काम चला लेंगे, बराबर क्या। प्रोडक्ट करके हम लोग बेकार का फंसेंगे नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा पड़ेगा, ठीक है। आपको जो सही लग रहा है ओके। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। If the normal to the given hyperbola at the point ct, c by t meet the curve again at c dash t or c by t dash, then condition between t dash and t, ये जो है ना जो ऑप्शन में लिखा है t डैश और t के बीच में कंडीशन निकालना है। सबसे पहले काम क्या कर लेते हैं कि नॉर्मल का इक्वेशन पहले बना लेते हैं, बराबर ना। हमने कल तो डिस्कस कर लिया था, अगर आप याद रख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं याद रख रहे हो तो कम से कम कैसे बनाना है वो तरीका तो याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने को मालूम है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p ऑफ t मालूम है क्या क्या होता था। हाँ, कम से कम ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। तो -1/t², ये था स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p ऑफ t। t जो पैरामीटर उसका स्लोप जो होगा टेंजेंट का, मतलब इस वाले पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसका जो स्लोप बनेगा वो होगा -1/t²। एक तो ये याद रखो, या फिर डायरेक्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट याद रखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल याद रखो। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p ऑफ t कितना होगा फिर, हाँ एग्जैक्टली इसका उल्टा होना चाहिए, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, t² बन जाएगा। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया है, स्लोप ऑफ क्या मिल गया अपने को, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना आसान है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना आसान है। ये दो चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, y माइनस y1 कितना है इस वाले केस में, c/t है, बराबर है क्या। कहाँ पे मैं नॉर्मल बना रहा हूँ, ये p पॉइंट p ऑफ t के ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ये होगा ct c/t, ऐसा बनेगा ना। तो ये हो गया y कोऑर्डिनेट और ये हो गया x कोऑर्डिनेट। तो क्या करना पड़ेगा, y माइनस c/t इक्वल्स टू स्लोप कितना है, स्लोप है t², x माइनस x1 कितना हो जाएगा, ct होगा। बस ये वाला इक्वेशन हो गया। रीअरेंज करना है तो रीअरेंज करो, लेकिन सही है इतना ही रख देते हैं हम लोग। तो ये किसका है, ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप क्या बोल रहा है कि जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है p के ऊपर, कर्व को अगेन कट करेगा कहाँ पे, q के ऊपर। तो q का जो पैरामीटर है कितना बोला हमने, t डैश। तो t डैश अगर बोल देता हूँ तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे कितना बनेंगे, एग्जैक्टली ct डैश कॉमा c/t डैश, बस ये कोऑर्डिनेट बनना चाहिए। तो अगर ये p के ऊपर जो नॉर्मल है q से अगर पास कर रहा है तो क्या ये जो पॉइंट q है इसको सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y की वैल्यू कितना होगा इस वाले केस में, c/ होगा t डैश माइनस c/ हो जाएगा t और इक्वल्स टू t² x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू है ct डैश माइनस हो जाएगा ct। सही है क्या, क्या सबके उस साइड इस साइड पे भी c और उस साइड पे भी c है क्या, क्या उड़ा दूं मैं, तो इसको उड़ा देते हैं। तो देख लो कितना होगा इसे, c और ये निकल गया, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, t माइनस हो जाएगा t डैश डिवाइडेड बाय t इंटू होगा t डैश इक्वल्स टू हो जाएगा t² और यहाँ पे आएगा t डैश माइनस t। तो ये वाली भी टर्म उड़ जाएगी, तो ये वाली भी टर्म उड़ गई है। तो अब बच गया कितना, यहाँ पे सिर्फ एक माइनस बचेगा, तो t इंटू हो जाएगा t डैश इक्वल्स हो जाएगा कितना, t²। अपने को निकालना है t डैश की वैल्यू, तो t डैश की वैल्यू कितना आ जाएगी, -1/t³ होगा। बस t डैश मतलब क्या होगा कि कोई भी नॉर्मल, कोई अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं नॉर्मल खींच रहा हूँ, वो नॉर्मल जो होगा कर्व को अगेन दूसरी बार कट करेगा कहाँ पे कट करेगा, t डैश के ऊपर। तो t डैश के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो ये जो t डैश होगा पैरामीटर t के टर्म में अगर मुझे लिख देना है तो t डैश की वैल्यू होगी -1/t³, बराबर है क्या। अगर मान लेता हूँ ये कितना है, t की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया, 2 होती है, t की वैल्यू 2 होती है, तो इसके लिए t की वैल्यू कितना हो जाएगी, -1/8 हो जाएगी, बराबर है क्या। जैसे हमने फोकल कॉर्ड देखा था किस वाले केस में, पैराबोला वाले केस में। तो अगर p ऑफ t के ऊपर हमने फोकल कॉर्ड बना दिया तो
अगेन कर्व को कहाँ पे कट करेगा, टी डैश पे अगर कट कर रहा है तो दोनों का रिलेशन क्या था, टी इंटू टी डैश इक्वल्स टू -1 था। वैसे इस वाले केस में क्या रिलेशन आ रहा है, टी इंटू कितना होगा वैसे, टी इंटू टी क्यूब इंटू हो जाएगा टी डैश इक्वल्स टू कितना आएगा, -1 आएगा, बराबर है क्या, टी क्यूब इंटू टी डैश इक्वल्स टू हो जाएगा -1, बराबर। तो ये रिलेशन बनना चाहिए। तो ऑप्शन में है क्या, देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन में है बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला एक्स वाई -3y -4x + 7 = 0। मतलब ये अगर हाइपरबोला है, तो ये है वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, वैसे ना एक्स वाई की टर्म आ गई मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया। ये एक्स साइन वाई की टर्म आ गई, मतलब समझ में आता है, एक्स साइन वाई की टर्म आ गई मतलब क्या, मतलब ये होगा x इंटू वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। जब इसका मैं ग्राफ निकालूंगा, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो ये ग्राफ होगा इसका, ये वाला ग्राफ होगा, मतलब इसका जो सेंटर होगा वो 0,0 रहेगा। वही अगर ऐसा ग्राफ आ जाता है, एक्स माइनस कुछ तो भी कांस्टेंट, या फिर मैं कांस्टेंट ही ले लेता हूँ वैसे, तो एक्स माइनस कुछ कांस्टेंट ले लेता हूँ, तो एक्स माइनस सी 1 ले लेता हूँ, और y माइनस सी 2, और इक्वल्स टू अगर कुछ कांस्टेंट आ जाता है, इस इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट आ जाता है सी स्क्वायर, ऐसा। ये जो इक्वेशन है किसका होगा, ये भी हाइपरबोला का इक्वेशन होगा, लेकिन अब इसका सेंटर जो 0,0 नहीं है, तो इसका सेंटर कहाँ पे चला जाएगा, ये सेंटर चला जाएगा, ये अगर ये ओरिजिन है तो ये सेंटर कहाँ पे आएगा, C1 C2 के ऊपर आएगा, बराबर है क्या। यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है और यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है वो उसका सेंटर होना चाहिए, और ग्राफ जो होगा उसका इसी टाइप का होगा, इसी टाइप का होगा। ठीक है ना, मतलब क्या होगा, यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स वाई आएगा, C2 इंटू एक्स आएगा, C1 इंटू वाई आएगा, मतलब एक्स एंड वाई की टर्म आएगी, उसी टाइप का ये इक्वेशन लिखा हुआ है। अब अगर मुझे इसका अगर सेंटर निकाल देना तो बहुत ही आसान है। ये एक्स के साथ जो मल्टीपल में वैल्यू आएगा ना, एक्स के साथ जो मल्टीपल में वैल्यू आएगी वो क्या हो गया अपना, एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का। देख लो ना यहाँ पे, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा ये वाली टर्म, तो C2x होगा, और C2 क्या है हमारा, वाई कोऑर्डिनेट है सेंटर का। जब ये y के साथ जो मल्टीपल में नंबर आएगा क्या आएगा, C1 आएगा। C1 क्या होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट होना चाहिए, किसका, x कोऑर्डिनेट होना चाहिए हमारे सेंटर का। तो यहाँ पे जो y के साथ है, y के साथ जो नंबर है कितना है, 3 है, और x साथ नंबर है, x के साथ कौन सा नंबर है, वो तो 4 है। तो ये जो होगा हमारा, ये जो देखो, ये x के साथ कौन सा नंबर आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा, और y के साथ कौन सा आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा। तो अपना जो सेंटर होना चाहिए इसका कितना, 3,4 होना चाहिए। सही है। अगर बहुत ही मतलब रफ ये इसमें देखा जाए तो, और अपने को अगर मेथड से जाना है ना, मेथड से जाएंगे तो कैसे जाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पार्शियल डिफरेंशिएट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ जाएगा वैसे, इसका आएगा y, और एक्स के साथ कर रहे तो ये तो 0 हो जाएगा, इधर से आएगा -4 और इक्वल 0 होगा, तो y की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई। अब डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो कितना आ जाएगा, इस साइड से तो x आएगा, इसका आ जाएगा -3, और बाकी सब 0 हो जाएगा, तो इसको 0 कर लिया, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब सेंटर कितना मिल गया अपने को, 3,4 मिल गया, जो कि ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसका सेंटर 3,4 है। ठीक है, अब अपने को निकालना है कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन। सही है क्या, तो कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे देख लो। तो हाइपरबोला एक तो हम लोग डायग्राम से भी जा सकते हैं, ये पहले इसको प्लॉट कर देंगे, प्लॉट करने के बाद हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं, या फिर इसके सेंटर से ही पास होने वाला है तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं एक मेथड बोलना चाहूँगा, तो उससे हम लोग इजीली कर सकते हैं। अपने को निकालना है कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सिम्प्टोट्स के इक्वेशन निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये सिम्प्टोट्स के जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वही हमारे कोऑर्डिनेट मतलब इस हाइपरबोला के एक्सिस होते हैं, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस भी होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी वहीं, कॉन्जुगेट एक्सिस भी वहीं से आएगा। तो पहले तो ये सिम्प्टोट निकाल दो। ये सिम्प्टोट कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, ये कांस्टेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरे कांस्टेंट से, बराबर है क्या। तो एक्स वाई -3y -4x एक्स वाई, तो इक्वेशन ऑफ ए सिम्प्टोट कितना होगा, इक्वेशन ऑफ ए सिम्प्टोट जो होगा एक्स वाई माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा शायद, कितना था ये 3y -4x, और यहाँ पे कांस्टेंट मैं बदल के कुछ दूसरा कांस्टेंट लिख दूंगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बराबर है क्या। तो ये हो गया ये सिम्प्टोट का इक्वेशन। अब ये सिम्प्टोट का अगर इक्वेशन ये है,
तो मुझे क्या चाहिए, के की वैल्यू निकालना है। के की वैल्यू कैसे निकालूंगा, एक तो मैं एक सेंटर के कोऑर्डिनेट इसके अंदर रख देता हूँ या फिर इसका डिटरमिनेंट 0 कर लेता हूँ। मैंने सेंटर निकाल दिया तो सेंटर रख देता हूँ इसके अंदर। तो कितना होगा देख लो सेंटर, तो 3,4 इसके अंदर रख दो तो कितना होगा, ये हो जाएगा 12, बराबर है क्या। और इधर से कितना आ जाएगा 3y मतलब कितना आएगा, ये भी होगा 12। और ये 4x मतलब कितना हो जाएगा, एक्स वैल्यू कितना है, फिर से 3 है तो ये भी हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा के और इक्वल्स 0। तो ये 12 और ये 12 कैंसिल, तो के की वैल्यू कितना आ गई, 12 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स मुझे मिल गए। वो कितनी होना चाहिए, एक्स वाई माइनस हो जाएगा 3y माइनस हो जाएगा 4x माइनस 12 और इक्वल्स टू 0। ये होगा इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। अब क्या करेंगे, हम सेपरेट इक्वेशन निकाले थे पहले एसिम्प्टोट्स के। तो इन दोनों के अंदर से y अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x माइनस 3। और इन दोनों के अंदर से अगर 4 कॉमन ले लिया तो ये बन गया x माइनस 3 और इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3 एक जगह पे कॉमन और y माइनस 4 एक जगह से इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू 3 एक आएगी एंड दूसरा जो वैल्यू आएगा कितना, y इक्वल्स टू जाएगा 4। तो यही क्या हो गए इसके, यही इसके ये सिम्प्टोट्स हो गए। समझ में आती बात, यही क्या हो गए, ये सिम्प्टोट्स हो गए। अब बात ये है, अब इतना करने के बाद मुझे ये सिम्प्टोट्स के इक्वेशन निकल गए, क्या मैं यहाँ से नहीं बोल सकता था, जब यहाँ पे हमने ऐसा ग्राफ बना दिया है कि x इक्वल्स टू एक्स माइनस सी वाई माइनस सी टू इक्वल सी स्क्वायर, अगर ऐसा अगर इक्वेशन होता है तो इसका तो ग्राफ ऐसा होता है। तो हमारा जो ये सिम्प्टोट्स होते हैं इसके कैसे होना चाहिए, इस एक ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए। मतलब क्या होगा, ये जो ग्राफ क्या हो रहा है कि शिफ्ट हो रहा है, ग्राफ जो है शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं दूसरा ग्राफ निकाल लेता हूँ। ओके, पहला तो क्या था, पहला जो ग्राफ था कुछ इस टाइप का था, मतलब ये y एक्सिस है हमारा और ये x एक्सिस है। अब हमारा क्या होगा, इसके बीच में जो ग्राफ होगा इस टाइप का होगा। ठीक है, ये होगा हमारा हाइपरबोला। तो ये हमारा सेंटर है, ओरिजिन, और ये इसका इक्वेशन रहेगा कितना, इसका जो इक्वेशन होगा, इसका इक्वेशन होना चाहिए एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका सेंटर जो है, ये जो पॉइंट है शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। तो शिफ्ट करने से होगा क्या, शिफ्ट करने से होगा क्या, देख लो। तो ये अगर हमारा y एक्सिस यहाँ पे रखा है हमने और अगर ये x एक्सिस होता है, तो मैं अगर ये जो सेंटर है, मैं सेंटर कहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सेंटर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे सेंटर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। मतलब इस पॉइंट को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर लिया, इस ग्राफ को। तो ग्राफ कैसा रहेगा, ये जो लाइन है, मतलब इसका जो ये सिम्प्टोट है, अब कहाँ से पास करेगा, इस लाइन से पास करेगा, इस लाइन से पास करेगा। और दूसरा जो ये सिम्प्टोट है ऐसा पास करेगा और इसके बीच में हमारा ग्राफ रहेगा, बराबर है क्या। इसके बीच में ग्राफ कैसा रहने वाला है, इस टाइप का और इस टाइप का रहेगा, सही है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर निकल जाते हैं, मान लेता हूँ कितना, ये C1 है और ये C2 है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है। ये अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है तो अब देख लो, क्या ये एसिम्प्टोट का इक्वेशन निकल जाएगा मुझे आराम से। कैसे निकलने वाला है, ये मिलने वाला है y इक्वल्स टू C2 और इधर से मिलने वाला है x इक्वल्स टू कितना, C1। बस, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है वही अपने क्या होंगे, एसिम्प्टोट्स होंगे। तो मुझे ये वाला काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फिर से मैं इसका एसिम्प्टोट निकालूँ, कांस्टेंट वैल्यू निकालूँ, फिर सेपरेट इक्वेशन निकालूँ, ये ज़रूरत नहीं है। कौन सी वाली केस में, एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर का ग्राफ अगर ऐसा होता है तो इसको 0 कर दो और इसको 0 कर दो, एक्स को 0 कर दो, वाई को 0 कर दो, ये हमारे क्या होंगे, एसिम्प्टोट्स होंगे। लेकिन अगर हमारा ग्राफ शिफ्ट हो चुका है, मतलब ये सेंटर अगर शिफ्ट हो चुका है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कैसे होगा फिर इक्वेशन, एक्स माइनस C1 इंटू क्या होगा, x माइनस वाई माइनस हो जाएगा C2, y माइनस C2 इक्वल्स टू अगर सी स्क्वायर, अगर ऐसा कोई इक्वेशन है तो अब इस वाले केस में हमारे एसिम्प्टोट्स क्या होंगे, ये वाला जो टर्म है x इक्वल्स टू हो जाएगा C1 एंड y इक्वल्स टू हो जाएगा C2। मतलब क्या, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालो, कितना है C1, x कोऑर्डिनेट कितना है C1 है तो x इक्वल्स C1 लिख दो, y कोऑर्डिनेट कितना है C2 है तो y इक्वल्स टू C2 लिख दो। ये होंगे हमारे एसिम्प्टोट्स, सही है क्या। इतना बोलने की जरूरत इसलिए पड़ रही थी अपने को
कि अपने को ये जो शिफ्टिंग करने से ग्राफ में कोई रोटेशन नहीं होगा या फिर ग्राफ के जो बेसिक स्ट्रक्चर में है वो कोई चेंज नहीं होगा, बस जो यहाँ से उठ के वो दूसरी जगह पे जाएगा। हाँ, रोटेशन अगर हो जाता तो उस वाले केस में शायद बात अलग थी, तो शायद उस वाले केस में ये जो अपने जो एसिम्प्टोट्स है पैरेलल टू एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं रहते, लेकिन हमने सिर्फ शिफ्टिंग कर लिया है तो हमने डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए ये इक्वेशन ऐसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो ये वाला याद रखो, नहीं तो फिर डायरेक्ट हम लोग तो तरीका तो बोल ही दे रहे हैं। अब इसके बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ये तो हो गए एसिम्प्टोट्स, मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है इसके क्या कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस। तो कैसे निकालने वाले हैं, पहला जो इक्वेशन है x इक्वल्स टू 3 है और दूसरा जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके एंगल बाइसेक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो नीचे आ जाएगा 1, यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे आएगा y माइनस 4 डिवाइड बाई होगा 1। शायद आपको समझ में आ रहा है ये 1 कहाँ से आ रहा है, या फिर मैं इसमें मॉड लगा देता हूँ। ठीक है ना, तो y माइनस 4 इक्वल्स टू 1। ये मॉड क्यों लगा दिया, क्योंकि दो एंगल बाइसेक्टर निकलेंगे अपने के, और यहाँ पे 1 क्यों आएगा, क्योंकि x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर नीचे आएगा। तो आप चाहे तो आप ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना है कॉन्जुगेट हाइपरबोला का कॉन्जुगेट एक्सिस निकाल देना है। कॉन्जुगेट एक्सिस का मतलब क्या होता है कि देख लो, इस वाले केस में जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगा हमारा, इस वाले केस में जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगा, ये वाला जो होगा इस डायरेक्शन में से पास करने वाला कॉन्जुगेट एक्सिस होगा, बराबर है क्या। तो मुझे इसका इक्वेशन निकालना है। दूसरा जो एक्सिस होगा वो ये होगा ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये इक्वेशन इधर से होता है, ये होता है कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है वो ऐसा एंगल बाइसेक्टर है इस एसिम्प्टोट का जो कि ये हाइपरबोला को कंटेन करेगा। सही है क्या। तो हाइपरबोला को कंटेन करने वाला जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, बाइसेक्टर होगा, वो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का है तो देख लो, तो इस वाले कर्व के ऊपर का जो भी पॉइंट है, कौन सा भी अगर एक पॉइंट ले लेता हूँ, कौन सा भी इस वाले कर्व के ऊपर का कौन सा भी अगर एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला जो बाइसेक्टर रहेगा तो ये रहेगा। इस वाले कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट है उसको कंटेन करने वाला बाइसेक्टर कौन सा, ये वाला। मतलब कौन सा हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। तो मुझे ये वाला जो है, ये वाला एक्सिस नहीं चाहिए, मतलब इसके अपोजिट जो दूसरा आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ना। तो हम लोग क्या कर लेते पहले, तो इसके ऊपर का कौन सा भी एक पॉइंट डिसाइड कर लेते। कौन सा पॉइंट डिसाइड करेंगे, तो हमारे पास हाइपरबोला कौन सा है, तो इसके वो हाइपरबोला है ये वाला। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू कितना रख देता हूँ मैं, x की वैल्यू रख देता हूँ कितना 0, या फिर y की वैल्यू 0 रख देते हैं। चलो x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा देख लो, ये यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी 7/3। कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया, लेकिन अब क्या करें, चलो चलते हैं। तो 0 कम हो जाएगा 7/3। ये जो पॉइंट कंटेन करने वाला मुझे क्या चाहिए, एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो ये 0,7/3 बराबर, तो 0,7/3 इसमें रख देते थे, 0 रख दिया इसके अंदर, तो इसका आंसर आ गया नेगेटिव। तो मुझे करना पड़ेगा इसको नेगेटिव से रिप्लेस। तो x माइनस 3 इतना आ गया इक्वल्स टू 7/3 है, तो 7/3 इसमें रख देंगे तो कितना आएगा, 7/3 माइनस 4 कितना हो गया, तो ये भी निगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको भी निगेटिव लगाना पड़ेगा, तो y माइनस हो जाएगा 4 बराबर क्या, दोनों साइड निगेटिव आ गया तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया। इसका मतलब मैं यहाँ पे प्लस साइन अगर ले लेता हूँ, प्लस और माइनस जो रहेगा ना उसमें अगर प्लस साइन लेता हूँ, तो ये इक्वेशन किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस का। और इसके अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या, अच्छा मैं यहाँ पे प्लस निकाल दे रहा हूँ ना, चलेगा ना, ये प्लस जो है निकाल देते, ये माइनस माइनस को निकाल देता हूँ, क्योंकि दोनों साइड पे प्लस है तो कोई माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, साइड चेंज करो तो ये हट जाएगा। अब ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होना चाहिए, अब ये x माइनस 3 और यहाँ पे y माइनस 4 आ गया, और यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, प्लस के लिए अगर ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन आ रहा है तो माइनस के लिए कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन आ जाएगा। तो बस यही इक्वेशन हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो कितना आएगा, ये x प्लस वाई, और इधर से कितना आना चाहिए, -3 उधर चला जाएगा तो होगा 7। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो ये ऑप्शन में है क्या, बस ये हो गया। अभी मैंने इसको बहुत ही डिटेल में कर लिया है, लेकिन इतना करने की ज़रूरत है ही नहीं थी वैसे। तो फिर से एक बार देख लो, इसका जो होगा ना, सेंटर कितना आ रहा था, 3,4 आ रहा था, मतलब यहाँ पे है। तो अपने को सीधा सीधा इसके क्या मिल गए, ये क्या बोलते हैं उसको, एसिम्प्टोट्स तो निकल गए। तो हमारा ग्राफ क्या होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। अब इसके कोऑर्डिनेट निकल गए कितना, 3,4 ये निकल गया है। तो हमारा जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगा और ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, कौन सा होना चाहिए, ये होगा हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस और ये होगा हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस।
तो इसका स्लोप कितना आना चाहिए, इसका स्लोप होगा +1 और इसका स्लोप कितना होना चाहिए -1। तो इसका मुझे स्लोप मिल गया है और पॉइंट मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ जो कॉन्जुगेट एक्स से वो तो इजीली मिल जाएगा ना। तो कैसे मिलने वाला है, तो y -4 इक्वल्स टू -1 x -3 कितना हो गया ये, y इक्वल्स हो जाएगा -x +3 और ये +4, तो ये कितना आ गया x + y इक्वल्स हो जाएगा 7। तो इस वाले केस में इतना ही कैलकुलेशन करना था, लेकिन मैंने ये इसलिए बोल दिया कि ताकि अगर ये इक्वेशन अगर कोई जनरल भी अगर आ जाता तो हमको क्या करना है, कॉन्जुगेट एक्सिस का अगर इक्वेशन निकालना है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले निकालना पड़ेगा अपने को ये एसिम्प्टोट्स के इक्वेशंस। ये एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसके एंगल बाइसेक्टर्स निकालना पड़ेगा। एंगल बाइसेक्टर्स के अंदर दो मतलब इक्वेशंस मिलेंगे अपने को प्लस और माइनस साइन के हिसाब से। ये उसमें से एक साइन लेने से ट्रांसवर्स एक्सिस आएगा और दूसरा साइन लेने से कॉन्जुगेट एक्सिस आएगा। तो अब कौन सा इक्वेशन ट्रांसवर्स एक्सिस का होगा, कौन सा कॉन्जुगेट का होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ये जो हाइपरबोला के ऊपर का कौन सा ही पॉइंट ले लो, वो कंटेन जो करेगा वो हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन, और उसके जो अपोजिट आएगा वो हो जाएगा अपना कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन। सही है, बात समझ में आ रही है आपको।